हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो उत्तराखंड सामान्य अध्ययन बैच जो कि हम हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी और बीएसनी की बुक से देख रहे थे। तो उत्तराखंड शासन प्रशासन सीरीज का आज हम तीसरा भाग देखने वाले हैं। इससे पहले के दो वीडियोस आप लोगों ने उम्मीद है देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। पहले उन वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद यही वीडियो देखें। ये सीरीज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्राप्त होती है। उनके लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आगामी यूकेपीएससी, यूके की सभी भर्ती परीक्षाओं में जिसमें जीएस पूछी जाती है, तो जीएस के कंप्लीट पीडीएफ नोट्स फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद जीवन पर शेयर किए जा रहे हैं, वहाँ ज़रूर ज्वाइन करें। और इस सीरीज हमारी चल रही है मेरे हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से, इसकी कंप्लीट पीडीएफ अगर चाहते हैं तो पीडीएफ पेड रहेगी। इस नंबर पर आपने संपर्क करना है, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। वैसे आप वीडियो देखकर भी अपने नोट्स बना सकते हैं। तो उत्तराखंड परीक्षा वाणी का लेटेस्ट एडिशन हम देखते हैं। उसमें चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर है संक्षिप्त अवलोकन। ये आपने खुद से पढ़ना है। शासन प्रशासनिक ढांचे का आज तीसरा भाग है। अब अगली वीडियो में हम इसका चौथा भाग और अंतिम भाग लेकर आएंगे, जिसमें सभी महत्वपूर्ण फैक्ट उसमें इंक्लूड कर दिए जाएंगे। और इसी के साथ समसामयिकी वाला पोर्शन मैंने आपको बता रखा है। उत्तराखंड समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स ऑलरेडी मैंने यूट्यूब में फ्री में पढ़ाया हुआ है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। और इसी के साथ जो सीरीज परीक्षा वाणी के साथ बीएस नेगी जी की नई पुस्तक से हम समाप्त कर रहे हैं। प्रतीक चिन्ह वाला चैप्टर हम समाप्त कर चुके हैं। इसी के साथ उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था प्रशासन समाप्त कर चुके हैं। आज की क्लास में हमारा रहेगा ये वाला चैप्टर जो बीएस नेगी में दिया गया है। इसमें पंचायती राज व्यवस्था, नगरीय स्वशासन और जो ग्रामीण स्वशासन वाला पोर्शन रहता है वो हम समाप्त कर देने वाले हैं। वीडियो देखकर आप अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक आपने सुनना है। सेशन पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करना है आप लोगों ने। और अगर पीडीएफ बैच की अगर हम बात करता हूँ तो ये परीक्षा वाणी और बीएस न्यू के जो मेरे पर्सनल नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको 499 रुपये में प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए आपने इस नंबर पर संपर्क करना है 7895127508। वीडियोज़ हमेशा हमारी फ्री रहती हैं। और बैच की अगर हम बात करता हूँ 11 दिसंबर से बैच स्टार्ट हुआ है और 28 फरवरी कम से कम इस दिन तक हम ये बैच समाप्त कर देंगे। हर एक चैप्टर बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। संसद में प्रतिनिधित्व यानी उत्तराखंड में देखेंगे लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। सबसे पहले देखते हैं लोकसभा की सीटें। तो लोकसभा की सीटें हैं 5। सबसे पहले अल्मोड़ा, उसके बाद है नैनीताल, उसके बाद हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल। अल्मोड़ा से जो हमारे सांसद हैं वो हैं अजय टम्टा जी। और अल्मोड़ा वाली जो लोकसभा की सीट है वो हमारी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, यानी एससी के लिए आरक्षित सीट है। और इस बार का जो मोदी मंत्रिमंडल बना है उसमें अजय जी, जो अजय टम्टा जी हमारे, वो जो हमारा ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री होता है उसके राज्य मंत्री बने हैं। यानी जो परिवहन राज्य मंत्री हैं वो हमारे कौन हैं? अजय टम्टा जी। नैनीताल से अजय भट्ट जी। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। टिहरी से हैं माला राज्य लक्ष्मी शाह और पौड़ी से बने हैं अनिल बलूनी जी। इससे पहले अनिल बलूनी जी जो हमारे थे वो थे राज्यसभा के सांसद। अब बात करते हैं राज्यसभा की सीटों के बारे में। राज्यसभा की 3 सीटें हैं, उनके 3 सांसद हैं। राज्यसभा सीटों का कोई नाम नहीं होता, वो राज्य के नाम पर ही होती हैं। जैसे लोकसभा सीटों के हम नाम देख रहे हैं, तो राज्यसभा की जो 3 सीटें उन पर कौन कौन से सांसद हैं? सबसे पहले नरेश बंसल जी, उसके बाद कल्पना सैनी जी, और अभी लेटेस्ट बने, इसी साल बने हैं, अनिल बलूनी जी के रिटायरमेंट के तुरंत बाद बने हैं महेंद्र भट्ट जी। अब कुछ विशेष नोट देख लेते हैं। राज्य की प्रथम महिला सांसद की अगर बात करें तो कमलेंदुमती शाह लोकसभा में चुनी गई थी टिहरी से 1952 से 57 के बीच में। राज्य गठन के बाद पहली महिला सांसद बनी है माला राज्य लक्ष्मी शाह 2014 में टिहरी से। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, राज्य की प्रथम महिला राज्यसभा सांसद, तो ये हैं मनोरमा शर्मा डोबरियाल जी, 2014 में चुनी गई थी। उसके बाद दूसरी महिला राज्यसभा सांसद कहेंगे तो वो हैं जो अभी हमने ऊपर देखी थी, ये कल्पना सैनी जी। ये राज्यसभा के लिए सांसद चुनी गई हमारे प्यारे उत्तराखंड से दूसरी महिला है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। लोकसभा सीट, सबसे बड़ी सीट की अगर बात करूँ, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी सीट हरिद्वार और क्षेत्रफल में सबसे बड़ी जो सीट है वो है पौड़ी।
अब लोकसभा की सीट सबसे छोटी अगर देखते हैं, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी है पौड़ी और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी है हरिद्वार। अगला पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण है, प्रत्येक लोकसभा सीट पर 14 विधानसभा सीट होती है। जैसे एक अल्मोड़ा की है तो उस पर 14 विधानसभा सीट होंगी, ऐसे ही टोटल 5 होंगी, तभी हमारी कितनी बनेंगी, 14 पंचे 70 विधानसभा सीटें बनेंगी। यानी जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये अल्मोड़ा लोकसभा सीट के अंतर्गत कितनी विधानसभा सीटें आती है, तो 14। अगर ये सवाल पूछेंगे पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत कहेंगे तो कितनी आती हैं, 14 आते हैं। तो अल्मोड़ा वाला मैं आपको समझा देता हूँ 14 कौन कौन से इसमें शामिल हैं। अल्मोड़ा लोकसभा जो सीट है उसके अंतर्गत हमारा प्यारा अल्मोड़ा आता है, जिसमें विधानसभा की 6 सीटें हैं। इसमें हमारा पिथौरागढ़ भी आता है जिसकी 4 सीटें हैं। अल्मोड़ा लोकसभा जो सीट है उसमें बागेश्वर भी शामिल है जिसमें 2 विधानसभा सीटें हैं, जबकि चंपावत भी इसमें शामिल है, तो उसमें भी कितनी विधानसभा सीटें हैं, 2 हैं। 6 4 10, 10 2 12, 12 और 2 14, यानी एक लोकसभा सीट पर आपने ध्यान रखना है 14 विधानसभा सीटें होती हैं। अब इसी साल के हैं लोकसभा के चुनाव भी हुए हैं 2024 में, अप्रैल से जून के बीच में, जिसमें एक बार फिर से मोदी सरकार आई है। वैसे एनडीए गठबंधन आया है। लोकसभा चुनाव कुल 7 चरणों में हुआ था, सभी को पता है। उत्तराखंड में पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को चुनाव आयोजित हुआ था। मतदान 55% से अधिक, लगभग 55.01% या 55% के आसपास हुआ था। सर्वाधिक मतदान की अगर लोकसभा चुनाव में बात करें तो नैनीताल में, और सबसे कम जो मतदान हुआ है हमारे प्यारे उत्तराखंड में अल्मोड़ा में हुआ है। देश भर में मतदान करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का स्थान अगर कहें तो 33वां है, जबकि हिमालयी राज्यों में 10वां स्थान है उत्तराखंड का मतदान के मामले में। हिमालयी राज्यों में मतदान सर्वाधिक हुआ है असम में, याद रखना आप लोगों ने, 80% से भी अधिक है। उम्मीद है ये पोर्शन आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे उत्तराखंड उच्च न्यायालय के बारे में सारे महत्वपूर्ण फैक्ट। अब जैसे ये टॉपिक जो हमारा चल रहा है इसमें बहुत सारे पॉलिटी, मतलब मान के पॉलिटी के बहुत सारे टॉपिक इसमें कवर होने वाले हैं, लेकिन अब उसको पढ़ाने में जाऊंगा तो हमारा उत्तराखंड छूट जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना, जैसे मुख्यमंत्री हम पढ़ चुके हैं, मतलब जो हमारा संविधान का भाग 6 है उसको बेहतरीन तरीके से आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। पॉलिटी का वो पोर्शन है, यहाँ पर विशेष फोकस हमारा उत्तराखंड पर है। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, इस क्लास में भी आपको बताने वाला हूँ। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की बात अगर मैं करता हूँ तो याद रखेंगे आप लोग, जो जहाँ पर हमारा उच्च न्यायालय भवन है, इस भवन की स्थापना वैसे 1897 में स्टार्ट हुई थी और 1900 में ये काम समाप्त हो चुका था। ये राजभवन जैसा होता था अंग्रेजों का। अब हाईकोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मैं आप लोग को अनुच्छेद बता देता हूँ। आर्टिकल 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात की गई है। आर्टिकल 216 में जैसे उच्च न्यायालय के अंतर्गत हमारे क्या होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनकी जानकारी इसमें है। 217 के बारे में अगर मैं बात करूं तो हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 231 जो आर्टिकल है वो याद रखेंगे, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक न्यायालय। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और हैं। हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करेंगे राष्ट्रपति। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाएंगे राज्य के राज्यपाल। कार्यकाल इनका होता है 62 वर्ष का, आप सभी लोग पहले से ही जानते हैं। और ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, शपथ भले ही राज्यपाल होंगे लेकिन त्यागपत्र देंगे राष्ट्रपति को। अगला पॉइंट काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। उत्तराखंड के हाईकोर्ट भवन का निर्माण संटोनी मैकडोनाल्ड ने करवाया था। संटोनी मैकडोनाल्ड ने कराया था। कौन सा स्कूल इस राजभवन के अंतर्गत होता था अगर कहेंगे, अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो याद रखेंगे हम, स्कूल होता था ब्रॉन्सडेल स्कूल। वर्तमान में अगर बात करें तो हमारे प्यारे भारत में 25 हाईकोर्ट हैं। भारत का पहला हाईकोर्ट की बात करें तो कलकत्ता 1862, उसके बाद मुंबई और हमारा जो मद्रास वाले हैं वो आते हैं। उत्तराखंड में हाईकोर्ट की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई है 9 नवंबर 2000 को, जब हमारा प्यारा राज्य बना था। और उत्तराखंड जो उच्च न्यायालय है नैनीताल में स्थित है, ये भारत का 20वां हाईकोर्ट था। अब उत्तराखंड हाईकोर्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कहें या पहले कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहें, वो दोनों ही कौन हैं, दोनों ही पदों पर कार्यकारी भी यही थे, मुख्य भी यही बने थे। अशोक अभियेंद्र देसाई, ए देसाई भी इनको कहा गया है। आर्टिकल 165 के बारे में पिछली क्लास में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, महाधिवक्ता के बारे में है। राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है।
पहले महाधिवक्ता हमारे थे मेहरबान सिंह नेगी जी, और वर्तमान कौन है? सूर्य नारायण बाबुलकर। वैसे अंतरिम सरकार में पहले कहेंगे तो ललिता प्रसाद नैथानी, और चुनी गई सरकार यानी निर्वाचित सरकार के पहले महाधिवक्ता अगर कहेंगे तो वो है हमारे मेहरबान सिंह नेगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट के पहले रजिस्ट्रार हैं GCM रावत। और फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण प्यारे उत्तराखंड में कब से किया गया? अप्रैल 2001 से। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ मैं बताना चाहता हूँ। वीडियो बहुत सोच समझ के, बहुत रिसर्च करने के बाद बनाए जाते हैं। सारे पॉइंट को अलग अलग किताबों से पढ़ के पढ़ाया जाता है, फिर भी कुछ ना कुछ गलती रह जाती है गलतियाँ। अगर कोई गलती रहती है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, जिससे सभी को अपडेट मिल जाए। और सेशन पसंद आ रहे हैं, यूट्यूब में अगर क्लास देख रहे हैं तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। सीरीज़ कंप्लीट होगी, मैंने आप लोग को बताया है, बिल्कुल निश्चिंत होकर रहें। जो लोग ऑनलाइन बेस से, PDF बेस से नहीं जुड़ सकते हैं, वो यहाँ से भी वीडियो देखकर अपने नोट्स बना सकते हैं। इसी वजह से मैं 2-2, 3-3 दिन का बीच में गैप भी दे रहा हूँ कि आप बड़े से वीडियो को समझ लें, अपने नोट्स बना लें। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे पढ़ने के अलग से PDF की आवश्यकता है, तभी ऑनलाइन बेस से आप लोगों ने जुड़ना है। और ऑनलाइन बैच के क्या फ़ायदे हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब जो हमारा प्यारा उत्तराखंड हाईकोर्ट है, उससे रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। स्थापना वाला पॉइंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं 9 नवंबर 2000 को नैनीताल में। प्रथम इसके न्यायाधीश, कार्यकारी न्यायाधीश कहेंगे तो A देसाई, और मुख्य न्यायाधीश जो बने थे उसके कार्यकारी बनने के बाद वो भी अशोक अभियंद्र देसाई जी ही थे। दूसरे मुख्य न्यायाधीश हमारे प्यारे हाईकोर्ट के बने थे सरोज होमी कपाड़िया जी। और ये कपाड़िया जी हमारे प्यारे भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है नई दिल्ली में, उसके 38वें मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस भी बने, याद रखेंगे। 7वें मुख्य न्यायाधीश हमारे उत्तराखंड हाईकोर्ट के थे जगदीश सिंह खेहर जी। और ये हमारे सुप्रीम कोर्ट यानी भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके 44वें मुख्य न्यायाधीश भी बने थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करें हाईकोर्ट में सदस्यों की, तो सन 2000 तक इसमें 7 सदस्य होते थे, 2003 तक इसमें 9 सदस्य थे। वर्तमान में अगर इसमें बात करें तो 9+2 यानी 11 इसके सदस्य हैं, 2 अतिरिक्त हैं। अब प्रफुल्ल चंद्र पंत, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनसे रिलेटेड क्या सवाल पूछते हैं कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के पहले न्यायाधीश बताइए जो सुप्रीम कोर्ट में भी न्यायाधीश रहे, तो वो प्रफुल्ल चंद्र पंत जी हैं, PC पंत जी हैं। 2004 में ये उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने थे। 2013 में ये मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने, जबकि 2014 में ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने, याद रखेंगे, जज बने हैं। उम्मीद है ये पोर्शन आपका क्लियर हुआ है। और जहाँ पर हमारा जो मुख्य न्यायालय या आप उच्च न्यायालय देख रहे हैं 1962 में, वैसे राजभवन तो हमने देखा था, 1897 में काम इसका स्टार्ट हुआ था, सन 1900 में ही काम समाप्त हो गया था। यहाँ पर क्या होता था, वो गवर्नर रहता था। 1962 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी राजभवन को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया था 1962 में, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पोर्शन भी हमारा समाप्त होता है। अब देखते हैं उत्तराखंड में स्थानीय स्वशासन। इसमें पंचायतों और नगरीय प्रशासन के बारे में हम बहुत बड़े तरीके से पढ़ने वाले हैं। उत्तराखंड में स्थानीय स्वशासन। राज्य में पहला पंचायती चुनाव 2003 में आयोजित किया गया, दूसरा चुनाव हुआ था 2008 में। अगला पॉइंट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मार्च 2008 में पंचायतों में महिला आरक्षण 33% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 50% किया गया। और उस समय जो हमारे मुख्यमंत्री थे वो थे भुवन चंद्र खंडूरी जी। अगला देखते हैं, पंचायती राज एक्ट। हमारे राज्य का पंचायती राज एक्ट कहेंगे तो अप्रैल 2016 का है। अब इसकी डेट आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है। जो PDF मैं आपको शेयर करूंगा उसमें तो सारी चीज़ें दी होंगी। ये सवाल, पहला सवाल आप लोग के लिए होमवर्क हो गया। और इसी पंचायती राज एक्ट में संशोधन कब हुआ है अगर पूछेंगे तो याद रखना है, इसमें संशोधन हुआ है 2019 में। राज्य में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहला स्तर ग्राम है और सबसे बड़ा स्तर अगर कहेंगे तो जिला पंचायत। माध्यमिक स्तर कौन सा है, क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र जिसे हम ब्लॉक भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्राम पंचायत के बारे में। इसके गठन के लिए जनसंख्या की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 500 और अधिकतम 2000। मैदानी क्षेत्रों में इसके गठन के लिए मिनिमम जनसंख्या 1000 जबकि मैक्सिमम 10,000 इसके अंतर्गत आती है। ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है
प्रधान होता है, इसको प्रत्यक्ष तरीके से हम लोग वोट करके चुनते हैं। जो ग्राम सभा के लोग होते हैं, जो ग्राम सभा की जो लिस्ट बनी होती है उसमें वोटिंग लिस्ट जो बनी रहती है, वे ही लोग इनको चुनेंगे प्रत्यक्ष तरीके से। और पंचायत सदस्यों की बात करें तो कम से कम ये 5 होगा, आप लोगों ने ध्यान रखना है। 5 से 15, मैक्सिमम 15 तक इनकी संख्या जाती है। सदस्य इत्यादि बनने के लिए योग्यता की बात अगर करें तो ये होती है 21 वर्ष। 10वीं पास होना आवश्यक है जनरल और ओबीसी के लिए, जबकि अगर आप एससी या एसटी या महिला वर्ग से आते हैं तो आपका 8वीं पास होना आवश्यक है। ग्राम प्रधान की शपथ के बारे में अगर बात करें तो इन्हें शपथ दिलवाते हैं बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी खंड विकास अधिकारी जी। इनका कार्यकाल यूजुअली कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। और कभी ये भंग अगर हो जाती है तो 6 महीने के अंदर का चुनाव कराना आवश्यक है। अगर इनके कार्यकाल में 6 महीने का टाइम बचा ही नहीं है भंग होने से पहले का, तो चुनाव फिर अपने निर्धारित समय से होंगे। ग्राम पंचायत की हर माह में एक बैठक होना अत्यावश्यक है। अगर ये सदस्यों की बात करें, प्रधान इत्यादि की बात करें, तो अपना त्यागपत्र देते हैं जिला पंचायत अधिकारी को। और ग्राम पंचायत स्तर पर जो बजट का निर्धारण करते हैं, बनाते हैं, वो बनाते हैं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, वीपीडीओ, विलेज पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर, याद रखेंगे। जिसको पास करने के लिए प्यारे उत्तराखंड में ट्रिपल सी की आवश्यकता भी होती है, आप लोग को सभी को पता होगा। अब बात करते हैं क्षेत्र पंचायत के बारे में। इसका प्रमुख अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है, जो इसके अध्यक्ष होते हैं। सदस्यों का चुनाव करते हैं प्रत्यक्ष तरीके से, आम जनता ही इनको चुनती है। इन्हीं में से एक व्यक्ति को अपना लीडर चुना जाता है। पदेन सदस्यों की अगर बात करें तो सभी ग्राम प्रधान इसके अंतर्गत शामिल होंगे। विधानसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे, यानी विधायक जी भी इसमें शामिल होंगे और सांसद भी इसमें शामिल होंगे। पदेन सदस्य केवल बैठकों में मतदान कर सकते हैं। आमंत्रित सदस्यों की अगर बात करें तो क्षेत्र पंचायत से चुने गए जिला पंचायत सदस्य इसके क्या होते हैं? आमंत्रित सदस्य होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में 25,000 की जनसंख्या पर इनकी संख्या कम से कम 20 या मैक्सिमम 40 तक जा सकती है। कि इनकी संख्या, क्षेत्र पंचायत सदस्यों की संख्या, इन्हीं सदस्यों में से एक सदस्य क्या चुना जाएगा? अध्यक्ष चुना जाएगा। मैदानी क्षेत्रों में 50,000 की जनसंख्या पर कम से कम 20 या मैक्सिमम 40 क्षेत्र पंचायत सदस्य हो सकते हैं। इनको शपथ दिलाते हैं एसडीएम, त्यागपत्र देते हैं अपने जिला मजिस्ट्रेट को। अब इस लेवल पर यानी क्षेत्र पंचायत स्तर पर बजट का निर्माण किया जाता है बीडीओ के द्वारा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी क्षेत्र या खंड विकास अधिकारी। इन्हें सचिव भी कह देते हैं, क्षेत्र विकास सचिव भी कह सकते हैं इनको, बीडीओ की तरह, बीडीओ। अब आते हैं जिला पंचायत की तरफ। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है, 18+ आयु वाले लोग इनको चुनते हैं। अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, यानी जो सदस्य चुनेंगे उन्हीं में से एक को सदस्य अध्यक्ष चुना जाएगा, उन्हीं लोगों के द्वारा जो सदस्य चुने जाएंगे। जिला पंचायत स्तर पर सचिव होते हैं मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी भी इन्हें कहते हैं। सदस्यों की बात करें, इनके पदेन सदस्य होते हैं लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य या राज्य विधानसभा के सदस्य। हर 3 माह में इनकी एक बैठक होना अत्यावश्यक है। और बैठक के लिए गणपूर्ति की बात अगर हम करते हैं तो 1/3 सदस्यों का होना अति आवश्यक है। अब देखते हैं नगर निकाय प्रणाली के बारे में जानकारी। संविधान के भाग 9 को अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड जी तक इसमें शामिल है। इससे पहले हमने पंचायतों के बारे में देखा था, ये वाला पोर्शन आप देख रहे होंगे। पंचायती राज व्यवस्था को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था 1993 के तक। तो उसी के अगला वाला भाग किसके अंतर्गत आ जाता है? नगर निकाय प्रणाली के अंतर्गत। जैसे हमारी पंचायतें आती हैं भाग 9 में, 243 से लेकर 243 ओ तक, ये आर्टिकल हमारे पंचायत के अंतर्गत आते हैं, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। उसके आगे के आर्टिकल यानी भाग 9 का ए, आर्टिकल 243 पी से आर्टिकल 243 जेड जी तक, ये हमारा नगर निकाय प्रणाली के अंतर्गत आ जाता है। जैसे पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी दर्जा दिया गया था 73वें संविधान संशोधन के तहत,
और 11वीं अनुसूची वहाँ पर जोड़ी गई थी। तो वैसे ही नगर निकाय प्रणाली के लिए 74वें संविधान संशोधन 1993 लागू किया गया, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, ध्यान रखेंगे। और हमारे प्यारे राज्य में नगर निकाय प्रणाली की बात करें, ये त्रिस्तरीय है। जैसे पंचायती राज व्यवस्था भी त्रिस्तरीय है, वैसे ही नगरीय प्रशासन भी त्रिस्तरीय है। अब ये तीनों स्तरों के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर ये बहुत सारे सवाल आप लोग के लिए होमवर्क के होने वाले हैं। नगर निगम सबसे पहले देखते हैं, सबसे बड़ा लेवल नगर निगम। तो पर्वतीय क्षेत्र में जो जनसंख्या इसके लिए आवश्यक है 90,000, और मैदानी क्षेत्रों में इसके निर्माण के लिए 1 लाख जनसंख्या आवश्यक है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं उन्हें मेयर या महापौर कहते हैं। इनका चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है। उप मेयर का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष तरीके से, यानी नगर निगम के जो चुने गए सदस्य होंगे उन्हीं में से एक व्यक्ति को उप मेयर का पद दिया जाएगा। वर्तमान में कितने नगर निगम है हमारे प्यारे उत्तराखंड में? इनकी संख्या है 9। कौन कौन से? देहरादून, काशीपुर, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुद्रपुर, कोटद्वार, हल्द्वानी, रुड़की और श्रीनगर। श्रीनगर लेटेस्ट बना हुआ है। इन सभी की स्थापना किस किस वर्ष हुई है आपने कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अब आते हैं दूसरे लेवल की तरफ, माध्यमिक स्तर की तरफ, यानी नगर पालिका परिषद की तरफ। जनसंख्या की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र में जनसंख्या 90,000, जैसे ऊपर था 90,000 प्लस, 90,000 से अधिक, यहाँ पर है 90,000। और मैदानी क्षेत्रों में 50,000 से 1 लाख तक। अध्यक्ष व सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है, यानी आम जनता द्वारा, चुनाव के द्वारा, वोटिंग के द्वारा। सबसे पुरानी नगर पालिका की बात करें राज्य की तो वह मसूरी नगर पालिका। कब की है? 1842 की। वर्तमान में कितने हैं? 42 हैं। वर्तमान वाला डेटा लगातार कंटिन्यू चेंज होते रहता है, अगर चेंज होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अब आते हैं नगर पंचायत की तरफ, यानी नगरीय प्रशासन का सबसे निचला स्तर, नगर पंचायत। जनसंख्या यहाँ पर जो आवश्यक है वो 5,000 से 50,000 तक है। सदस्यों का चुनाव इसका प्रत्यक्ष रीति से होता है हर 5 वर्ष में। राज्य में कुल नगर पंचायतों की बात करें तो वर्तमान में 53 इनकी संख्या है, जिसमें 3 सीटें मनोनीत होती हैं। कौन कौन सी? यानी चुनाव कितनों पर होता है? 50 सीटों पर। 3 सीटें क्या होती हैं? मनोनीत होती हैं। कौन कौन सी? बद्रीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ। केदारनाथ कौन से में? रुद्रप्रयाग। गंगोत्री उत्तरकाशी में, बद्रीनाथ चमोली में। तो आज का थ्योरी वाली क्लास हमारी समाप्त होती है। अब आज के जो 5 सवाल आप लोग के लिए हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अब आज की क्लास के होमवर्क क्वेश्चन आप लोग के लिए देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी लोकसभा की सीट कौन सी है उत्तराखंड में? दूसरा सवाल है, हिमालयी राज्यों में मतदान के आधार पर उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? तीसरा सवाल है, नैनीताल उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस वर्ष बनी? अगला सवाल है, भारत के 44वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? और अंतिम सवाल है जिसका जवाब आपने देना है। अभी आज हाईकोर्ट के बारे में भी आपने पढ़ा था, तो उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। यूट्यूब पर अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है, ऐसा लगता है कि कोई पॉइंट गलत हुआ है या स्किप हुआ है, तो उसके बारे में जानकारी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और कोई भी अन्य जानकारी अगर आप चाहते हैं तो मेरे नंबर पर आप संपर्क करेंगे 7895127508 पर।